थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कुछ कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस हैं आज हमारे पास में। एक्चुअल में एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन था। दिस कॉन्वर्सेशन वाज गोइंग ऑन बिटवीन माय सन एंड मी। हम दोनों के बीच में एक बातचीत हुई है। तो आज के सेशन में आप अपनी इंग्लिश को चेक करिएगा कि आप इन बातों को नेचुरली इंग्लिश में बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं। आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, मैं आपको सिचुएशन बताता चलूंगा कि किस फीलिंग के साथ ये सेंटेंस बोला गया है और किस सिचुएशन में बोला गया है। राइट, तो जैसे कि यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो। अब ये बोला उसने आकर के मुझसे, बच्चे ने मुझसे आके बोला यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, क्योंकि आई वॉज स्टैंडिंग बाय द डोर। आई वॉज स्टैंडिंग बाय द डोर आउटसाइड माई हाउस, यानी मैं घर के बाहर खड़ा हुआ था, दरवाजे के पास। आई वॉज स्टैंडिंग बाय द डोर। अगर मैं बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा होता तो मैं कैसे कहता, आई वॉज स्टैंडिंग एट द डोर। आई वॉज स्टैंडिंग एट द डोर यानी कि बिल्कुल दरवाजे पे था, लेकिन मैं बिल्कुल दरवाजे पर नहीं था। आई वॉज स्टैंडिंग बाय द डोर आउटसाइड माई हाउस, यानी घर के बाहर खड़ा हुआ था। तो वहां उसने मुझे आके खामखा खड़े हुए देख लिया, तो वो मुझसे कहता है कि यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो। अब अगर आपको कोई व्यक्ति खामखा में खड़ा हुआ मिला, आपको उससे पूछना है यार यहाँ पे खामखा में क्यों खड़े हो, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो। अब वर्ड्स को भूल जाइए, आप ये क्वेश्चन पूछ करके देखिए अपने शब्दों में कैसे पूछेंगे। आपके माइंड में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल। वॉइस टोन को ऊपर नीचे करके कह देंगे व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर। लेकिन उसमें वो एक फीलिंग नहीं भरी गई अभी भी कि खामखा में क्यों खड़े हो। राइट, तो उसको भरने के लिए आप थोड़ा सा बोल दीजिए व्हाई आर यू स्टैंडिंग आइडल हियर। वाई यू स्टैंडिंग आइडल हियर। आइडल का मतलब ही हो जाता है बिल्कुल स्टिल, कि ना हिल रहा है ना डुल रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। सो वाई यू स्टैंडिंग आइडल हियर, खामखा यहाँ पे क्यों खड़े हुए हो। ऐसे कहा। एक और तरीके से कह सकते हैं भैया बिना वजह के क्यों खड़े हो। राइट, मान के चलिए कि आपको किसी को कहना है यार यहाँ पे खामखा में क्यों खड़े हो, कोई काम धंधा देखो अपना जाके, तो आप कह सकते हैं वाई यू स्टैंडिंग हियर फॉर नो रीजन। वाई आर यू स्टैंडिंग हियर फॉर नो रीजन। हिंदी में हम दोनों बातों में खामखा कह रहे हैं, लेकिन एक में हम उसके खामखा ना खड़े होने की बात करके अवस्था की बात कर रहे हैं। वाई आर यू स्टैंडिंग आइडल हियर, या स्प्रिट ऐसे क्यों खड़े हो बिना हिले डुले। राइट, और दूसरे वाले में कह दिया वाई यू स्टैंडिंग हियर फॉर नो रीजन, या बिना वजह के क्यों खड़े हो, इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो समस्या हमारे साथ में कहां पर आती है कि हम हिंदी की बातचीत में एक शब्द को कई अवस्थाओं में यूज करते हैं, लेकिन उन अवस्थाओं में वो शब्द हर जगह नहीं फिट हो पाता। उन अवस्थाओं में अलग वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे अगला सेंटेंस है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। 8-9 तरीके से इस बात को कह सकते हैं। अंदर चलो और मेरा कार्टून वाला चैनल लगा दो। अब ये छोटी सी बात बोल करके देखिए, चैनल लगा दो। देखिए, चैनल लगाने के लिए कितने सारे वर्ड्स हैं और ग्रामर के साथ अलग अलग वर्ड्स यूज होंगे। अंदर चलो और मेरा कार्टून वाला चैनल लगा दो। देखिए, पहले तरीके से कह सकते हैं कम इनसाइड। कम इनसाइड, उसने कहते गेट इनसाइड। गेट इनसाइड, अंदर आओ। कम इनसाइड, कुछ भी फर्क नहीं है। कम इनसाइड एंड पुट ऑन माय कार्टून चैनल। पुट ऑन कहना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है अगर आप किसी चैनल को या टीवी वगैरह को स्टार्ट करने की जब बात कर रहे हैं। सो कम इनसाइड, पुट ऑन माय कार्टून चैनल, मेरा कार्टून चैनल लगा दो। पुट ऑन की जगह आप कह सकते हैं टर्न ऑन। कम इनसाइड एंड टर्न ऑन माय कार्टून चैनल, मेरा वाला चैनल लगा दो। कम इनसाइड एंड टर्न ऑन माय फेवरेट कार्टून चैनल। मेरा वाला, जब फीलिंग को समझिएगा, अटकने का और गलत इंग्लिश बोल देने का कारण यह है कि हमें शब्दों का भाव एक्चुअल में नहीं पता चल पाता, हम ट्रांसलेशन कर देते हैं। हिंदी में कहा गया अंदर आओ और मेरा वाला कार्टून चैनल लगा दो। जैसे उसने कहा मेरा वाला, तो सीधी सी बात है कि वो स्पेसिफिक उस चैनल की बात कर रहा है जो उसको ज्यादा पसंद है। सो कम इनसाइड एंड टर्न ऑन माय फेवरेट कार्टून चैनल। राइट, तो शब्दों का ना मिलान करते हुए फीलिंग्स के साथ, सिचुएशंस के साथ कनेक्ट किया करें। कम इनसाइड एंड टर्न ऑन माय फेवरेट कार्टून चैनल, मेरा कार्टून चैनल लगा दो। एक और तरीके से कम इनसाइड एंड प्ले माय कार्टून चैनल। तो तीनों तरीके से कह दिया, पुट ऑन माय कार्टून चैनल, टर्न ऑन माय कार्टून चैनल, या फिर प्ले माय कार्टून चैनल, मेरा कार्टून चैनल लगा दो। अब मान के चलिए कि अगर मैं आपको कहूं कि चैनल बदलना मत, चैनल बदलना मत, डोंट चेंज द चैनल भी कह सकते हैं, डोंट स्विच द चैनल भी कह सकते हैं, डोंट स्विच द चैनल। अगर मैं कहूँ यार न्यूज़ वाला चैनल लगाओ, जल्दी से न्यूज़ वाला चैनल लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, तो स्विच टू द न्यूज़ चैनल, स्विच टू द न्यूज़ चैनल। इस तरीके से आपने कह दिया। अगर मान के चलिए कि मैं किसी से आपसे कहूँ बार बार चैनल क्यों बदल रहे हो, बार बार चैनल क्यों बदल रहे हो। सो वाई आर यू फ्लिपिंग द चैनल्स, वाई आर यू फ्लिपिंग। फ्लिप का मतलब हो गया वो बढ़ाता चला जा रहा है। ऐसे भी कह सकते हैं वाई आर यू चेंजिंग द चैनल्स अगेन एंड अगेन। लेकिन वो हो सकता है एक दो के बदल रहा है, फिर वो उसी पे आ रहा है, फिर बदल रहा है। वाई आर यू चेंजिंग द चैनल्स अगेन एंड अगेन। लेकिन वाई आर यू फ्लिपिंग द चैनल्स, थोड़ा सा फर्क पड़ा। आई होप समझ में आया होगा। फ्लिप कर रहा है यानी बढ़ाता ही चला जा रहा है, जैसे पेज के पन्ने पलटते चले जाते हैं। सो आई एम फ्लिपिंग द पेजेस। राइट, अब मान के चलिए कि
आप टीवी पे कुछ अच्छा ढूंढ रहे हैं देखने के लिए और आपको कोई चैनल पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मज़े ही नहीं आ रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या करते हैं उस टाइम पे, हम चैनल जब बढ़ाते चले जाते हैं, सो वी एक्चुअली फ्लिप थ्रू द चैनल्स। जैसे कि मैं चैनल बढ़ाता ही चला जा रहा हूँ और मुझे कोई भी सीरियल समझ नहीं आ रहा, तो आई एम फ्लिपिंग थ्रू द चैनल्स, यानी कि चैनल बढ़ाता चला जा रहा हूँ, आई एम नॉट चेंजिंग द चैनल्स, राइट। कह देंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन एक सही भाव, एक फीलिंग को पहुंचाने के लिए हम बातें करते हैं, राइट। जब मुंह हिलाते हैं अपना, तो हमारा तात्पर्य ये होता है कि हमारी फीलिंग समझे सामने वाला, ऐसा नहीं कि हम कहना कुछ और चाह रहे हैं, बात कुछ और पहुंच रही है, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। सो अगर कोई चैनल फ्लिप कर रहा है तो यानी कि वो बढ़ाता चला जा रहा है, चेंज कर रहा है तो एक दो बदल दिया तो बदल दिया, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए फ्लिप यूज़ कर लेंगे। नाउ अब इस चीज़ को आप बोल करके देखिएगा, जैसे उसने मुझसे कहा कम इनसाइड एंड टर्न ऑन माय कार्टून चैनल, मेरा कार्टून वाला चैनल लगा दो, मैंने कहा अपनी मम्मी से लगवा लो, अपनी मम्मी से लगवा लो। अब इस चीज़ को आप बोल करके देखिए, देखिए इन सारे शब्दों को अगर हम बोलेंगे मम्मी से लगवा लो तो अटक जाएंगे, राइट। सिंपल कह करके देखिए, आस्क योर मॉम टू डू इट, आस्क योर मॉम फॉर दिस, गो आस्क योर मॉम फॉर दिस। तो जब सिचुएशन में बात करेंगे ना, तो नेचुरली सही इंग्लिश निकल के आएगी, वरना हम अकेले जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम हिंदी के शब्दों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि किस सिचुएशन में किस भाव को प्रकट करने के लिए बोला जा रहा है, फिर हम इन शब्दों को ट्रांसलेट करने लग जाते हैं, तो सुधरने के बजाय और बिगड़ जाती है इंग्लिश। और रियल टाइम में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको खुद से पता चलेगा हाउ ईजी द इंग्लिश इज़, बहुत आसान है। क्योंकि हिंदी में शायद इतने तरीके से ना बोल पाऊँ मैं, 7-8 तरीके से जो हमने चैनलों की बात करी है। और रियल टाइम में बातें करने के लिए आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ 1 मिनट लूँगा मैं आपका, स्किप मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जैसे ऑल ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन पे जब दबाएं तो उससे हमारा जैसी रोजाना वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर लीजिए, उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप वहाँ पर दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, ग्रुप कॉल का ऑप्शन होता है, ग्रुप कॉल में पार्टिसिपेट करेंगे तो सबसे पहले तो ये ऑल्टरनेटिव्स आपको पता चलेंगे, चैनल बदलने को इतने तरीके से कहा जा सकता है और कई सारी बातें हैं, अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ स्पेसिफिक ग्रामर अलग ही यूज़ होती है, तो वहाँ ऑल्टरनेटिव्स पता चल जाते हैं। रियल टाइम में जब कोई आपसे पूछेगा कि कौन सी फिल्म देख रहे हो, जब आप बताएंगे कि आई एम जस्ट फ्लिपिंग थ्रू द चैनल्स, आई डोंट लाइक दिस मूवी, या आई एम नॉट वॉचिंग एनी मूवी, आई एम जस्ट फ्लिपिंग थ्रू द चैनल्स, तो निकल के आएगी इंग्लिश, राइट। तो वहाँ पर आपको रियल टाइम में प्रैक्टिस करने का, जब चाहें जितनी चाहें प्रैक्टिस करिए। और दिन में फिर हमारी 2 क्लासेस होती हैं, एक दोपहर को होती है, एक शाम को होती है। तो जैसे प्रैक्टिस करने के दौरान कोई सेंटेंस नहीं बना, कोई ग्रामर समझ नहीं आई, तो उसको नोट कर लीजिए, दोपहर वाली क्लास में आइए या रात वाली क्लास में आइए, चाहे दोनों टाइम है तो दोनों अटेंड करिए। तो वहाँ पर क्या है, प्रैक्टिस करो, कन्फ्यूजन होता है, लाइव सेशन में आके कन्फ्यूजन दूर करो, फिर से प्रैक्टिस करो, उस गलती को दोहराओ मत। तो यहाँ पे 2 ही चीज़ें होती हैं, एक थोड़ा थोड़ा सीखते हैं और उसको बोलने की आदत डालते हैं, ये 2 ही चीज़ें हैं, फिर फ्लुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी बहुत ही मिनिमल अमाउंट में। फीस के नाम पर तो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि बहुत कम चार्ज करते हैं हम, तो आप एक बार मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। देखिए अगर आपको ग्रामर समझ में आती है, इंग्लिश सुन के समझ में आती है, दैट मीन्स यू नो इंग्लिश। ऑल यू नीड टू डू इज डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग कंप्लीट सेंटेंसेज नाउ। पूरे पूरे सेंटेंसेस बोलने की आदत नहीं है आपको, इसलिए आप बोलते समय अटक रहे हैं। तो यहाँ आएंगे, बोलने की आदत पड़ेगी और लोगों को बोलते सुनेंगे ग्रुप में, तो आपका भी मन करेगा 1-2 सेंटेंस बोलने का। और गलत बोलने की आज़ादी है, आपका गलत बाई चांस सेंटेंस गलत है तो लोग यहाँ पे सही कर देते हैं, वहाँ भी नहीं सही हो पाता, कन्फ्यूजन रह जाता है, तो लाइव सेशन के लिए हम बैठे हैं, राइट। तो आइए आप, हाँ, तो अपनी मम्मी से करवा लो, आस्क योर मॉम फॉर दिस, जाओ अपनी मम्मा से पूछ लो, आस्क योर मॉम फॉर दिस। आस्क का मतलब ऐसे पूछना होता है, लेकिन यहाँ रिक्वेस्ट के टर्म में यूज़ किया जा रहा है कि आस्क योर मॉम फॉर दिस। मम्मी को टीवी पे यूट्यूब चलाना ही नहीं आता, मम्मी को टीवी पर यूट्यूब चलाना नहीं आता, जैसे जो स्मार्ट टीवी होता है ना, उस पर कुछ सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो मम्मी को टीवी पे यूट्यूब चलाना नहीं आता। आप देखिए हिंदी का शब्द देखिए, आप बोल करके देखिए, एक बार अपना इंग्लिश को टेस्ट करिए, मम्मी को यूट्यूब पे टीवी पे नहीं आता यूट्यूब चलाना। 7-8 तरीके से इस बात को आप कह सकते हैं, मॉम डजंट नो। देखिए बेसिक ग्रामर वही रहेगा, शब्द बदलेंगे। मॉम डजंट नो हाउ टू प्ले यूट्यूब ऑन टीवी, मॉम डजंट नो हाउ टू प्ले यूट्यूब ऑन टीवी। इस तरीके से आप कह दीजिए, मॉम डजंट नो हाउ टू गेट यूट्यूब ऑन टीवी, मॉम डजंट नो हाउ टू गेट यूट्यूब ऑन टीवी। ये वाला गेट पता है क्या हो रहा है कि यूट्यूब ऐसे मोबाइल वगैरह पे है, लेकिन टीवी पर कैसे उस चीज़ को लाया जाए जो मैं देख रहा हूँ। तो भाव है केवल, कहने का तात्पर्य, गेट का मतलब एक्चुअल में प्ले नहीं है। एक रियल टाइम में बात करेंगे, खुद से समझ में आने लग जाएगा। और आई होप आप समझ भी गए होंगे उसने क्यों कहा। मॉम डजंट नो हाउ टू गेट यूट्यूब ऑन टीवी, यानी मोबाइल पर तो है, वहाँ पे कैसे लाएं,
वहां पर कैसे चलाएं, इस तरीके से उसने कह दिया, राइट। एक और तरीके से बोल दीजिए इसको, मॉम डजंट नो हाउ टू एक्सेस यूट्यूब ऑन टीवी। ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा लेकिन काफी ज्यादा कॉमन है और इससे आपका मैसेज जा रहा है, मॉम डजंट नो हाउ टू एक्सेस यूट्यूब ऑन टीवी, यानी टीवी पे कैसे यूट्यूब को चलाएं। या फिर ऐसे बोल दीजिए, मॉम डजंट नो हाउ टू कनेक्ट यूट्यूब टू द टीवी। यूट्यूब को टीवी से कैसे कनेक्ट करें, मॉम डजंट नो हाउ टू कनेक्ट यूट्यूब टू द टीवी। जैसे कि मैं अपने मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहता हूं, आई वांट टू कनेक्ट माई मोबाइल टू द लैपटॉप, राइट। सो मॉम डजंट नो हाउ टू कनेक्ट यूट्यूब टू द टीवी। एक्चुअल में चले जाएगा कुछ संदर्भ में, लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर जो था, मॉम डजंट नो हाउ टू एक्सेस यूट्यूब ऑन टीवी। तो कहने का तात्पर्य 4 सेंटेंसेस नहीं, ग्रुप में जब बात करते हैं तो इससे ना हमको ये चीज़ें पता चल जाती हैं, अच्छा इस बात में ये सारे वर्ड्स भी काम कर जाते हैं, मैसेज चला जाता है। लेकिन हमने सुने नहीं होंगे तो हम गेट का मतलब हमेशा ये समझते रहेंगे कुछ लेना लेना लेना, लेकिन संदर्भ बहुत सारे हैं जहाँ पर ये इनको यूज़ किया जा सकता है ना। थोड़ा रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। जब वो मेरे पीछे ही पढ़ने लगा तो मैंने कहा थोड़ा रुक जाओ, अभी आ रहा हूँ, थोड़ा रुको मैं अभी आ रहा हूँ। आपको किसी को कहना है वेट अ सेकेंड, वेट अ मिनट, बिल्कुल सही है आप अपनी जगह पर, ऐसे भी कह सकते हैं होल्ड ऑन आई एम जस्ट कमिंग, होल्ड ऑन आई एम जस्ट कमिंग, यानी कि वेट अ मिनट आई एम जस्ट कमिंग, गिव मी अ व्हाइल आई एम जस्ट कमिंग, राइट। नाउ गली में 2 लोग आए। हाँ, एक्चुअल में व्हेन आई वाज स्टैंडिंग बाय द डोर, जब मैं बाहर खड़ा हुआ था तो गली में 2 लोग आते हुए देखे। आपको कहना है गली में 2 लोग आए हैं, आए हैं को हटा दीजिए, बिल्कुल सिंपल बता करके देखिए। आपको अगर गली में कोई दिखे, आपको बताना यार गली में 2 लोग आए, तो आए हुए का लिटरल ट्रांसलेशन ना मिलाते हुए आप कह दीजिए देयर आर 2 पीपल इन द स्ट्रीट, देयर आर 2 पीपल इन द स्ट्रीट। और यहाँ पर आप ऑन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए स्ट्रीट के साथ जनरली ऑन भी इस्तेमाल करते हैं, इन भी इस्तेमाल करते हैं, संदर्भ है, गलत जगह पर ना इस्तेमाल कर लें, राइट। सो देयर आर 2 पीपल इन द स्ट्रीट, यानी कि वो अंदर की तरफ घुस आए। देयर आर 2 पीपल ऑन द रोड, ऑन द स्ट्रीट जब आप कह रहे हैं तो उस जगह पे होने की बात कर रहे हैं। इन लगाते हैं ना, इनका मतलब ही होता है हर सिचुएशन में कि आप इनसाइड होने की बात कर रहे होते हैं। सो देयर आर 2 पीपल इन द स्ट्रीट, गली में 2 लोग हैं, देयर आर 2 पीपल ऑन द स्ट्रीट, तो आपने जनरल बात कर दी, वहां पर मौजूद है। इतना ज़्यादा टेक्निकली ना समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कई जगहों पर इनका ऑन कर देंगे ना तो मैसेज बदल जाएगा ना। शायद मैंने इन्हें कहीं देखा है, अभी हम अपने मन में सोच रहा था मैं। अगर आप अपने मन में कोई चीज़ सोच रहे हैं तो कैसे कहते हैं, मैंने अपने मन में सोचा, आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने मन में सोचा, आई थॉट टू माई सेल्फ, राइट। तो वहां पर क्या कर रहा था मैं, आई वाज थिंकिंग टू माई सेल्फ, मैं अपने मन में सोच रहा था, शायद मैंने इन्हें कहीं देखा है। सो आई थिंक आई हैव सीन देम समवेयर बिफोर, आई थिंक आई हैव सीन देम समवेयर बिफोर, मैं अपने मन में ये सोच रहा था। और दूसरा विचार आया मेरे मन में, शायद ये किराए पर घर ढूंढ रहे हैं, शायद ये किराए पे घर ढूंढ रहे हैं। देखिए किराए पे देना और किराए पे लेना थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, हाँ स्किप नहीं करना है। शायद ये किराए पे घर ढूंढ रहे हैं, सो मे बी दे आर लुकिंग फॉर हाउस टू रेंट। जब भी हम कोई चीज़ किराए पे लेते हैं वी सिंपली रेंट इट, हम उसको रेंट कर लेते हैं, यानी कि किराए पर ले लिया। और अगर हम किराए पे देते हैं तो वी रेंट आउट, रेंट आउट करना यानी किराए पर देना, और रेंट करना किराए पे लेना। जैसे कि मैंने ये घर किराए पे लिया है, आई हैव रेंटेड दिस हाउस, और मैंने अपना घर किराए पे दिया है, आई हैव रेंटेड आउट माई हाउस, राइट। तो मे बी दे आर लुकिंग फॉर हाउस टू रेंट, यानी कि किराए पे लेने के लिए वो घर ढूंढ रहे हैं। और लुक फॉर, मे बी दे आर सर्चिंग फॉर। और देखिए सर्च और सर्च के साथ में एक्चुअल में यहाँ पे हमने लुक के साथ में फॉर इस्तेमाल किया, ऐसी सर्च के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ग्रामर हटाने से कितना मीनिंग बदलेगा। जैसे मान के चलिए कि मैं कोई चीज़ ढूंढ रहा हूँ, अब मैं कहूँ मैंने पूरे कमरे में ढूंढ लिया, मैंने पूरे कमरे में ढूंढ लिया, सो आई सर्च्ड द एंटायर रूम। सर्च को बिना फॉर के जब मैंने कहा तो मैंने कहा पूरा कमरा खंगाला मैंने, यानी कि मैंने उस कमरे को ढूंढा पूरा अंदर सब। सो आई सर्च्ड द एंटायर रूम। लेकिन अगर मैंने बैग ढूंढा कमरे में, सो आई सर्च्ड फॉर द बैग इन द रूम, आई सर्च्ड फॉर द बैग। तो जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं उसके साथ फॉर लगा देंगे तो आपने वो चीज़ ढूंढी, और अगर आपने सर्च वर्ड इस्तेमाल कर दिया बिना फॉर के तो आपने उस चीज़ में ढूंढा, राइट। आई सर्च माई बैग, मैंने पूरा बैग खंगाला और मैंने बैग ढूंढा, सो आई सर्च फॉर माई बैग। आई होप समझ में आ गया होगा। तो उसी तरीके से मे बी दे लुकिंग फॉर हाउस टू रेंट, हो सकता है ये किराए पे घर लेने के लिए किराए घर ढूंढ रहे हैं। क्या हमारे बगल वाला घर खाली हो गया, ये चीज़ मैंने धर्मपत्नी जी से पूछी। मैंने कहा क्या हमारे बगल वाला घर खाली हो गया, बगल वाले को नेक्स्ट टू भी कह देते हैं। आप कह दीजिए इज द हाउस नेक्स्ट टू आवर्स एम्प्टी नाउ। देखिए बिल्कुल सारी ग्रामर नहीं है। सो इज द हाउस नेक्स्ट टू आवर्स एम्प्टी नाउ, क्या हमारे बगल वाला घर अब खाली है। सो इज द हाउस नेक्स्ट टू आवर्स, इज द हाउस नेक्स्ट टू आवर्स एम्प्टी नाउ, क्या हमारे बगल वाला घर खाली हो गया। उनका जवाब सुन लीजिए, आजकल भलाई का जमाना नहीं है, इतना पूछते ही उन्होंने कह दिया पंगे में मत पड़ना जी,
आजकल भलाई का ज़माना नहीं है। अब ये जो एडीएम है, मतलब फ्रेज है, हम हिंदी में कई बार यूज़ करते हैं, भलाई का ज़माना नहीं है, डिपेंड करेगा किस प्रकार की अवस्था में कह रहे हैं, उस प्रकार से शब्द बदलने पड़ेंगे। देखिए, पीपल डोंट अप्रिशिएट गुड डीड्स दीज डेज, ये जनरल एक बात कह दी मैंने, पीपल डोंट अप्रिशिएट गुड डीड्स दीज डेज, ये सेंटेंस बना के बोल दिया कि लोग आजकल भलाई का ज़माना नहीं है, यानी कि कोई फ़ायदा नहीं है किसी का भला करने का, ये न्यूट्रल है, राइट। पीपल डोंट अप्रिशिएट गुड डीड्स दीज डेज, डीड्स का मतलब हो जाता है जो हम कर्म करते हैं, राइट। अब इसको भाव अपने आप समझने की कोशिश करो थोड़ा थोड़ा। इट्स अ थैंकलेस वर्ल्ड दीज डेज, मान के चलिए कि आपने किसी के साथ भलाई कर दी और आप कह रहे हैं अरे यार उसने तो थैंक यू भी नहीं बोला, अरे यार वो तो मेरे को भूल ही गया, जब उसे ज़रूरत थी तब तो मेरे पास रहता था। तो इट्स अ थैंकलेस वर्ल्ड दीज डेज, राइट। डोंट रिग्रेट इट, यानी पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, डोंट रिग्रेट इट। इट्स अ थैंकलेस वर्ल्ड दीज डेज, यानी कि आजकल भलाई का ज़माना नहीं है। भाव बदल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो एक और तरीके से बोल दीजिए माइंड योर ओन बिजनेस, ये उनका एक्सप्रेशन था। मैंने उनको कहा कि इज़ द हाउस नेक्स्ट टू आवर्स एम्प्टी नाउ, उन्होंने कहा माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। इट्स अ थैंकलेस वर्ल्ड दीज डेज, राइट। अब भलाई का ज़माना नहीं रह गया है। तो आप जो भी सेंटेंस बोल रहे हैं थोड़ा वॉइस टोन के साथ उसमें रंग भर सकते हैं, सिर्फ शब्दों से नहीं बातचीत होती है। ऐसे कह सकते हैं, डोंट स्टिक योर नोज वेयर इट डजंट बिलोंग, यानी खामखा में अपनी नाक टांग क्यों उड़ा रहे हो किसी के दूसरे के मैटर में। सो डोंट स्टिक योर नोज वेयर इट डजंट बिलोंग, यानी कि अपनी नाक मत अड़ाओ। वो एक्चुअली वहाँ नोज काफ़ी ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, हमारे यहाँ पे टांग इस्तेमाल होता है। शब्द जो है वहाँ नोज, जनरली कई सारे एडियम्स में, कई फ्रेसेस में आपको नोज मिलेगा सुनने को, जहाँ जहाँ हम टांग का इस्तेमाल करते हैं। सो डोंट स्टिक योर नोज वेयर इट डजंट बिलोंग। एक और तरीके से बोल दीजिए, डोंट गो लुकिंग फॉर ट्रबल्स, यानी खाम खा में पंगे में मत पड़ो। डोंट गो लुकिंग फॉर ट्रबल्स, यानी कि ढूंढने मत निकलो परेशानी, खाम खा की कोई तुमसे पूछ भी नहीं रहा है और जा रहे हो बताने। सो डोंट गो लुकिंग फॉर ट्रबल्स, पंगे में मत पड़ो। तो ये एक्चुअल में ये सारे एक्सप्रेशंस बताने का क्या तात्पर्य है कि ये हमको सुन सुन के समझ में आएंगे। ऐसे आप ना किसी दिन ऐसे किताब लेके बैठिए कि आज सारे ईडीएम रटूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है उनका। लेकिन आज भी मेरे को एक ईडीएम याद है जो मैंने परसों या उससे एक दिन पहले कॉन्वर्सेशन के दौरान सुना था, राइट। कट द कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ। ये मेरे को इसलिए याद रह गया क्योंकि मुझे वो व्यक्ति याद है जिन्होंने ये कहा था, वो सिचुएशन मुझे आज भी याद है, राइट। तो याद रह जाता है कि उस बात को ऐसे हमने वहाँ सुना था, लेकिन अगर मैंने कहीं ना कहीं ये पढ़ा होता तो डेफिनेटली मैं इस चीज़ को भूल गया होता। तो ये होता है कि जब आप लोगों के सुनते हैं, सिचुएशन में सुनेंगे ना, तो जो भूलने की आदत है कि सेंटेंस बोलते समय नहीं याद आते, वो आप भूलेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि सारे रट जाएंगे, लेकिन बहुत हेल्प मिलेगी रियल टाइम में सुनेंगे और बातें करेंगे। तो अब मैं ऊपर जा रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने, जैसे कि अब ये सारी उन्होंने बात कह दी, लाइक माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम करो, पंगे में मत पड़ो, डोंट गेट इनटू ऑल दिस, माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट गेट इनटू ऑल दिस, इस सब पंगे में मत पड़ो। मैंने भी कह दिया, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने। तो एक सिंपल सेंटेंस है, इसके आगे वाला मजेदार है थोड़ा। आई एम गोइंग अपस्टेयर्स टू रिकॉर्ड अ वीडियो नाउ, आई एम गोइंग अपस्टेयर्स टू रिकॉर्ड अ वीडियो नाउ। मैंने इतना उनसे कहा और उसके बाद में मैंने कहा कि बर्तन जोर जोर से मत खड़खड़ाना, यानी कि हमारे यहाँ पर आवाज़ें, जो कल वाली वीडियो में मैंने बताया था आवाज़ आती है जोर जोर से, तो मैंने कहा गोइंग अपस्टेयर्स टू रिकॉर्ड अ वीडियो नाउ, और बर्तन जोर जोर से मत खड़खड़ाना, ये वाला खड़खड़ाना थोड़ा दूसरा है। डोंट बैंग द डिशेस टू लाउडली, बैंग करना मतलब हो जाता है धड़ाम धड़ाम की जो आवाज़ें आती हैं। सो डोंट बैंग द डिशेस। मान के चलिए कि दरवाज़ा बहुत जोर जोर से कोई ठोक रहा है आकर के, तो आप कह सकते हैं हु इज़ बैंगिंग द डोर, हु इज बैंगिंग द डोर, यानी कि दरवाजा कौन धड़ाम धड़ाम करके बजा रहा है। तो वो क्या करते हैं, डोंट बैंग द डिशेस टू लाउडली, यानी जोर जोर से धड़ाम धड़ाम से बर्तन मत बजाना। नाउ ऊपर का फ्लोर बिल्कुल खाली है, वहां कोई सामान नहीं है, शायद इसलिए आवाज गूंजती है, राइट। ये उनका एक क्लैरिफिकेशन कह सकते हैं या एक्सक्यूज कह सकते हैं। ऊपर का फ्लोर बिल्कुल खाली है, इसमें 3 छोटे छोटे पोर्शन हैं, आप बोलने की कोशिश करिएगा। देखिए इसमें वर्ड ऑर्डर चेक करिए अपना। ऊपर का फ्लोर बिल्कुल खाली है, वहां कोई सामान नहीं है, शायद इसलिए आवाज गूंजती है। तो ऊपर का फ्लोर खाली है। देखिए द अपस्टेयर्स फ्लोर इज कंप्लीटली एम्प्टी, द अपस्टेयर्स फ्लोर इज कंप्लीटली एम्प्टी, ये मैंने ऐसे कहा है, आप कह सकते हैं द फर्स्ट फ्लोर इज कंप्लीटली एम्प्टी। तो ये होता क्या है ना कि केवल इतना ग्रामर नहीं गलत होना चाहिए, ऐसा ना कहते जैसे मैंने इसको हाईलाइट किया है, बट इतना गलत नहीं होना चाहिए कि द अपस्टेयर्स फ्लोर विल कंप्लीटली एम्प्टी, इस प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी ये है कंप्लीटली एम्प्टी, टोटली एम्प्टी, कई तरीके से वर्ड्स बदले जा सकते हैं, लेकिन ये सुन सुन के हमें आदत में आने लग जाएंगे। सो द अपस्टेयर्स फ्लोर इज कंप्लीटली एम्प्टी, दैट्स प्रोबेबली व्हाई द साउंड एकोज,
जैसे इकोल करता है, जैसे कि बहुत ज़ोर से बजने लगती है, डबल डबल आवाज़ जो आने लग जाती है। मान के चलिए आप फ़ोन पे बात करते हैं किसी के साथ, तो जब डबल डबल आवाज़ आती है तो आप उसको कह सकते हैं ये वॉइस इज़ एक्ोइंग, ये वॉइस इज़ एक्ोइंग, यानी डबल डबल आपकी आवाज़ आ रही है, राइट। तो यहाँ पर भी एक बार धड़ाम से गिरती है कोई चीज़ तो थोड़ी देर तक आती रहती है। सो द अपस्टेयर्स फ्लोर इज कम्प्लीटली एम्प्टी, दैट्स probably why the sound echoes, that's why the sound echoes। probably हटा के एक बार बोल कर ये देखिए, that's why the sound echoes, ये स्ट्रेट कह दिया आपने, इसीलिए आवाज गूंजती है। that's probably the sound echoes, यानी कि संभावना ये है, probably का मतलब होता है संभावना, संभवता। so that's probably why the sound echoes। तो ये वर्ड्स फिट जो हमने यहाँ पर कर दिया है, एक बार रिपीट कर लेंगे, याद रह जाएगा। अब बोल करके देखिए, आवाज ना गूंजे इसलिए मैंने वहां कुछ कबाड़ा फैला दिया था। जैसे कि यहाँ आवाज गूंजती है, तो आवाज ना गूंजे इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कपड़े, टूटे हुए खिलौने, ये सारा सामान लाके फैला दिया था। अब ऐसे कहना है, आवाज ना गूंजे। देखिए इस फ्लो में, इस वर्ड ऑर्डर में ट्रांसलेट करने की जब कोशिश करेंगे तो अटकेंगे। इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि ये तुरंत स्ट्रक्चर कैसे याद आएगा कि अच्छा मैं स्टार्ट कहाँ से करूं, सेंटेंस स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसका भी मैं रीजन बताता हूं। देखिए, सो टू स्टॉप द एको, आवाज ना गूंजे ना कह करके उस भावना को एक बार समझिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ ना करना चाह रहे हैं, कुछ चाहते हैं हो जाए, कुछ चाहते हैं ना हो जाए, राइट। और कुछ मुझसे चाहते हैं कि मैं करूं आपके लिए, या आप कुछ मेरे लिए करना चाहते हैं। तो ये सारे के सारे ना सिचुएशंस होती हैं, ये 300 सिचुएशंस होती हैं, उनके हिसाब से रेडीमेड स्ट्रक्चर होता है हमारे पास में। 300 स्ट्रक्चर्स अगर आपने मास्टर कर लिए तो आपको जो सेंटेंस स्टार्ट करने में समस्या आती है वो समस्या दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर तुरंत माइंड में क्या आना चाहिए कि भाई कुछ नहीं के लिए मना, रोकने की बात हो रही है, यहाँ पर आवाज ना गूंजे। तो स्टॉप एको, आई हैड स्कैटर्ड सम रैंडम स्टफ अराउंड अप देयर। देखो यहाँ पर इन पोर्शंस को अलग करिएगा एक बार। ये जो डी दिख रहा है आपको, इसका मतलब है हैड। सो आई हैड स्कैटर्ड सम रैंडम स्टफ अराउंड, यहाँ तक ये सेंटेंस है। सो टू स्टॉप द एको, मतलब आवाज जो गूंजती है, आई हैड स्कैटर्ड सम रैंडम स्टफ अराउंड, मैंने इधर उधर फैला दिया था। मैं बता कहाँ पर हूँ, कहाँ पर फैलाया था, अप देयर, ऊपर वहां फ्लोर पर, राइट। सो टू स्टॉप द एको आई स्कैटर्ड सम रैंडम स्टफ अराउंड अप देयर, मैं ऊपर जा करके थोड़ा कबाड़ा फैला आया था। और उसके बाद में लास्ट सेंटेंस है, आप एक बार ट्राई करिए बोल पाते हैं या नहीं। तुम्हारे बच्चे गए और सफाई के नाम पे सारा सामान इकट्ठा करके स्टोर रूम में रखा है। मैंने जो कबाड़ा यहाँ फैलाया था कि एको ना हो, राइट। सामान ज़्यादा होता है तो फिर आवाज़ गूंजती नहीं है। तो तुम्हारे बच्चे गए और सफाई के नाम पर सारा सामान इकट्ठा करके स्टोर रूम में रख दिया उन्होंने, तो अब मुझे दोबारा से कबाड़ा फैलाना पड़ेगा। तो तुम्हारे बच्चे गए, इतना तो बन जाएगा, योर किड्स वेंट अपस्टेयर्स, राइट। सफाई के नाम पर सारा सामान इकट्ठा करा और स्टोर रूम में रख दिया। तो आई होप कि इतना वाला पोर्शन तो बन जाएगा, तुम्हारे बच्चे गए एंड पुट ऑल द स्टफ इनटू द स्टोर रूम, इतना भी बन जाएगा। ये बीच वाला सफाई के नाम पर, ये 3 छोटे छोटे पोर्शन हैं। आई होप बन भी जाएगा अगर आप थोड़ा कोशिश करेंगे तो आप इसको लिखने की कोशिश करेगा। मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। तो आप इस सेशन के बारे में मुझे फीडबैक दीजिएगा, इस सेंटेंस को ज़रूर लिखिएगा। आपका सेंटेंस करेक्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगा, गलत होगा तो उसको हम करेक्ट कर देंगे, बता देंगे कितना गलत है और किस समस्या कहाँ पर आ रही है, ग्रामर की वजह से गलत है या वर्ड ऑर्डर की वजह से गलत है। तो उस पर आप थोड़ा उस एरिया में काम कर सकते हैं आगे, राइट। और प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाय।